तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब आज की वीडियो में मैं आपको ऐप डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जहां पर कंप्लीट का मतलब है ए टू जेड सारे पॉइंट को कवर करूंगा। ऐप कितने प्रकार के होते हैं, ऐप में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है बनाने के लिए, कैसे बनाया जाता है, सारी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। प्लस आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हो उसके कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड करके दोबारा भी रिविजन कर सकते हो। तो ए टू जेड सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो आप इसको बिल्कुल भी ट्रस्ट करके इस रोड मैप को फॉलो करके ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, जहां पर मैंने एंड्रॉइड प्लस iOS दोनों के लिए कंप्लीट नॉलेज दी है। तो चलिए अपने रोड मैप को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपनी PPT की स्क्रीन पे। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऐप डेवलपमेंट कंप्लीट रोड मैप क्या होता है। पूरी डिटेल में आपको जानकारी यहाँ पे दूंगा, 1 बाय 1 एक एक चैप्टर को कवर करूंगा। और एक बार फिर याद दिला दूं कि जो PPT इसकी पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और कभी भी उसको खोल कर देख सकते हैं, उसमें सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपने आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक कलर चूज कर लेते हैं जो आपको समझाने में यहाँ पे हमारी मदद करे। यहाँ पे रेड मैंने चूज कर लिया है। ठीक है, ये ठीक है, ओके। अब ये ऐप डेवलपमेंट कंप्लीट रोड मैप आपका होने वाला है। इसमें ए टू जेड सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऐप के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग को ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो बेसिकली हम लोग को समझना पड़ेगा ऐप कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप कहोगे 2 टाइप्स के, एंड्रॉयड iOS। तो ऐसा नहीं है। हम लोग जब ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो उसको 2 टाइप में विभाजित करते हैं। उसका पहला होता है आपका नेटिव ऐप्स, ठीक है, दूसरा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स। अब आपने कहीं पे ये सुना भी हो सकता है, कहीं पे नहीं भी सुना हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा नेटिव ऐप्स क्या होते हैं और क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स क्या होते हैं। नेटिव ऐप्स जनाब वो ऐप्स होते हैं जो आपके एक बार आपने बनाया तो वो सिर्फ एंड्रॉयड पे चलेंगे या फिर सिर्फ iOS पे चलेंगे, दोनों पे एक साथ नहीं चल सकते हैं। आपके मोबाइल अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो चलेगा, और अगर आपने एंड्रॉयड के लिए नहीं बनाया, iOS के लिए बनाया तो iOS में चलेगा। सिर्फ एक ऐप दोनों मोबाइल में नहीं चल सकता, ना ही एंड्रॉयड में ना ही iOS में, एक ही में चलेगा। अगर एंड्रॉयड के लिए तो एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए तो iOS के लिए, एक साथ दोनों में वर्क नहीं करेगा। उन ऐप्स को बोलते हैं नेटिव ऐप्स। ठीक है, और जो ऐप्स हमारे बनाने पर, मान लीजिए एक ऐप बनाया और वो मल्टीपल जगह चल जाए, मतलब एंड्रॉयड में भी आपका चल जाए, ठीक है, एंड्रॉयड में भी चल जाए और प्लस यहाँ पे आपका iOS में भी चल जाए, ठीक है, तो आपका वो ऐप कहलाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप। ठीक है, अब क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप देखने में तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि यार अच्छा है, इसको हम लोग बना लेते हैं, ये iOS का भी मार्केट ले लेगा प्लस एंड्रॉयड का भी मार्केट ले लेगा। पर जनाब यहाँ पे इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी निकल के आते हैं। नेटिव ऐप्स जब आप बनाते हो जनाब, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म से। और मैं हमेशा लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप नेटिव ऐप्स बनाइए। क्यों? क्योंकि नेटिव ऐप जो होता है उसका पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने एंड्रॉयड के लिए बनाया है तो वो सिर्फ एंड्रॉयड में चलेगा, तो बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। और ऐप डेवलपमेंट में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ होती है वो होती है स्पीड। आपका ऐप की स्पीड कितनी अच्छी है। अगर कहीं पे आपका ऐप लैग करता है, उतना अच्छा स्पीड नहीं दे पाता है, तो आपका ऐप मार्केट में नहीं टिक पाएगा। इसलिए आप जब भी बनाए तो नेटिव ऐप बनाएं। ये उन ऐप के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसा आप बड़े बड़े स्टार्टअप होते हैं, आप कोई अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हो तो वहाँ आपको नेटिव ऐप ही बनाना चाहिए। इनका अपना जो सोर्स कोड होता है वो अलग अलग होता है। एंड्रॉयड के लिए अलग आपका कोड होगा और iOS के लिए अलग कोड होगा। दोनों को अलग अलग एप्लीकेशन बनाकर अलग अलग मार्केट में चलानी पड़ेगी। इसमें होता क्या, थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ जाता है, प्लस यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केटिंग करना होता है और सोर्स कोड को अलग अलग मैनेज करना होता है, तो कुछ लोग ज़्यादा लगेंगे। पर अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाते हो तो यहाँ पे आपको स्पीड काफ़ी धीमी मिलेगी नेटिव की देखते हुए। नेटिव ऐप की ज़्यादा स्पीड होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म की कम होती है। इतना आपको समझ के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो कोड होता है उसको भी मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों के लिए है, तो यहाँ पे उतना आप मैनेज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे कि ऐप 2 प्रकार के होते हैं, नेटिव प्लस क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेटिव ऐप्स वो होते हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए चलेंगे या फिर iOS के लिए चलेंगे, और क्रॉस प्लेटफॉर्म दोनों के लिए चलेंगे। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, विच लैंग्वेज इज यूज टू। अब हम लोग अगर बात करें कि अगर हम लोग नेटिव ऐप बनाना चाहते हैं, नेटिव ऐप में कौन कौन आता है, आपका एंड्रॉयड आता है या फिर iOS आता है। ठीक है, तो आप पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मुझे एंड्रॉयड के लिए ऐप
बनाना है तो मुझे किन लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपकी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकल के आती हैं नेटिव ऐप के लिए, नेटिव ऐप में एंड्रॉयड के लिए। एंड्रॉयड के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे बेस्ट जो दोनों है ये जावा है, जावा और कॉटलिन, ये दोनों सबसे बेस्ट हैं। आप या तो जावा उठा लो, जावा से भी आपका एंड्रॉयड ऐप मस्त बन जाएगा, कॉटलिन से भी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप iOS के लिए ऐप बनाना चाहते हो, एप्पल के डिवाइस के लिए ऐप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज हैं आपके लिए। आप या तो स्विफ्ट सीख लो या फिर ऑब्जेक्टिव सी सीख लो, ओके। तो यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए 2 हैं, जावा या कॉटलिन, और iOS के लिए भी 2 हैं, स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी। आप पूछोगे भाई यार, कुछ एक मन में क्वेश्चन उठता है कि यार मान लीजिए आपने 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जावा और कॉटलिन, इसमें स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। तो आप पहले पूछोगे भाई जावा या कॉटलिन में से मुझे किसको सीखना चाहिए, मेरे लिए कौन सी सही है, मतलब एक तरीके से कठिन कौन सी ज़्यादा, सरल कौन सी ज़्यादा है, और दोनों में से बेस्ट कौन सी है। आप ये क्वेश्चन मुझसे अभी करने वाले थे, मुझे पता है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा रोक दीजिए। मैं एंड्रॉयड का जो ये है जावा या कॉटलिन, इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि जावा चुननी चाहिए या फिर कॉटलिन चुननी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ, iOS के लिए आपका सबसे बढ़िया स्विफ्ट रहेगा। स्विफ्ट क्यों रहेगा जनाब? क्योंकि स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी से मच फास्टर है, काफ़ी फास्ट होता है, सिंटेक्स भी काफ़ी सरल होता है, और आप आराम से सीखकर iOS ऐप बना सकते हो। ये आज की टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करता है स्विफ्ट, और इससे अच्छे iOS ऐप आप बना सकते हो, ठीक है। पर अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि जावा या कॉटलिन में से कौन सी चूज़ करना है, वो मैं वीडियो के आगे में बताऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पर iOS में मैं आपको डायरेक्ट कह सकता हूँ, आप स्विफ्ट सीख लो, आपका काम हो जाएगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मैंने आपको नेटिव ऐप के लिए बता दिया कि एंड्रॉयड के लिए आप जावा या कॉटलिन सीख लो, और आपको iOS के लिए स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। पर यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म की मैंने बात नहीं करी। क्रॉस प्लेटफॉर्म में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं और उनको कैसे सीखा जा सकता है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का अगर ऐप बनाना है जो एंड्रॉयड प्लस iOS में दोनों एक साथ चले, तो उसके लिए आपकी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, एक तरीके से फ्रेमवर्क्स होती हैं। आपका पहला रिएक्ट नेटिव, ओके, रिएक्ट नेटिव, दूसरा फ्लटर, ठीक है। अब ये कहोगे भाई रिएक्ट नेटिव का नाम सुना, फ्लटर का थोड़ा कम सुना है, दोनों ही आधुनिक लैंग्वेज हैं और आधुनिक फ्रेमवर्क पे हैं, ठीक है। अब रिएक्ट नेटिव जो है वो आपका जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट से मिलकर बना हुआ है। अगर आपने पहले कभी जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट सीख रखी है तो आपको रिएक्ट नेटिव सीखने में काफ़ी हेल्प होगी और इतना टाइम नहीं लगेगा। पर अगर आपने पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखा है तब आपको रिएक्ट नेटिव सीखने में टाइम लग सकता है। अब बात करें फ्लटर की, तो फ्लटर जो आपकी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका अपग्रेड वर्जन है, उससे ही मिलकर बनी है। अब आपने डार्ट का नाम बहुत कम सुना होगा, पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका ही अपग्रेड वर्जन है फ्लटर। अगर आपको डार्ट पहले से आती है तो आप फ्लटर बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। पर अगर मैं एज्यूम करूं कि अभी आपको ना जावा स्क्रिप्ट आती है, ना टाइप स्क्रिप्ट आती है, ना डार्ट लैंग्वेज भी नहीं आती है, ठीक है, तो इन दोनों में से मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, इसमें भी तो आपको एक बताना पड़ेगा। आपके मन में क्वेश्चन उठेगा रिएक्ट नेटिव पे जाए या फ्लटर के लिए। तो देखो इजी कौन सा, सबसे पहले समझते हैं। इजी आपका फ्लटर है, ठीक। अगर आपको कुछ नहीं आता है पहले से तब मैं बता रहा हूँ, अगर पहले से जावा स्क्रिप्ट आती है, टाइप स्क्रिप्ट आती है, तब तो रिएक्ट नेटिव में आपको जाना है। पर अभी शून्य पे हो, कुछ भी नहीं आता, तब आप फ्लटर की तरफ जाओ, क्योंकि फ्लटर ईजी है रिएक्ट नेटिव को देखते हुए, ठीक। अब मैं जॉब के विषय में बात करूँ कि जॉब कौन सी सही दिला सकता है, तो जॉब आपकी दिला सकता है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव में आपका जॉब की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा सारी जॉब आपको मिल सकती हैं, ओके। इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे आपका कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन अभी भी उठ रहा हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर आपको मैं आंसर दे दूंगा, आप पूछ लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जॉब आपकी रिएक्ट नेटिव में ज़्यादा है क्योंकि इसका मार्केट ज़्यादा है, पर ईजी फ्लटर है। पर कोई भी अगर एक सीख लेते हो तो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप ऐप बना सकते हो, एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों में रन होगा, प्लस स्पीड थोड़ा कम होगी नेटिव ऐप को देखते हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए जावा सही रहेगी या कॉटलिन सही रहेगी। अब ये टॉपिक आ चुका है, इसको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं कि जावा बेस्ट है या कॉटलिन। तो देखो जावा जो है ये आपकी काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है और ये आज से नहीं सालों पुराने समय से ये चलती आ रही है और ऐप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। पर कॉटलिन जो है ये थोड़ी सी नई है, पर इसको अब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा गूगल है, गूगल के ही एंड्रॉयड सिस्टम होता है, वही एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए हम लोग की हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही मैनेज करता है, ठीक है। तो गूगल ने कॉटलिन को ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज घोषित कर दिया है एंड्रॉयड ऐप के लिए। अगर आपको सिर्फ एंड्रॉयड ऐप बनाना है, इसी फील्ड में आपको इसी डोमेन में काम करना है कि हाँ भाई मुझे सिर्फ एंड्रॉयड ऐप्स ही बनाने हैं,
अब यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ऐप बनाने हैं एंड्रॉयड ऐप तो आप कॉटलिन पे जाओ, क्योंकि कॉटलिन बेस्ट है। कॉटलिन को आपके गूगल ने भी सर्टिफाइड किया हुआ है और इजी भी है जावा को देखते हुए, ठीक है। जावा थोड़ी सी कठिन होती है, सिंटेक्स थोड़ा सा कठिन होता है, पर कॉटलिन आपकी बिल्कुल इजी है। पर अगर मैं बात करूं कि अगर आप भी कॉलेज में हो, प्लेसमेंट लेनी है, प्लेसमेंट में जॉब क्रैक करनी है, या फिर अलग अलग डोमेन की टेक्नोलॉजी में आपको हाथ मारना है, तब आपके लिए जावा बेस्ट रहेगी। क्योंकि कॉटलिन से क्या होगा जनाब, कॉटलिन से सिर्फ आप ये कर सकते हो कि आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। कॉटलिन से और कुछ नहीं किया जा सकता है, ओनली ऐप बनाने के ही काम आती है, ठीक है। पर यहाँ पे जो जावा है, जावा बहुत सारे डोमेन में काम करती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, प्लस आपकी प्लेसमेंट में भी तैयारी कराएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं नेक्स्ट पीपीटी का पेज खोल लूँगा। अब देखिए जावा का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, प्लेसमेंट में कैसे ये आपको हेल्प करेगी। आपको सुना होगा डीएस एल्गो। डीएस एल्गो क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। अगर आप ये टॉपिक केवल पढ़ लेते हो, मान लीजिए आपको जावा पहले से आती है, आपने जावा सीख रखी है एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए, और आप डीएस एल्गो की पकड़ मजबूत कर लेते हो, तो आपको बहुत ही आराम से प्लेसमेंट जनाब मिल जाएगी। पर अगर आप डीएस एल्गो नहीं भी सीखते हो, तब भी जावा में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा, बैकएंड में काम कर सकते हो, वेबसाइट के जीयूआई ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी बना सकते हो। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कॉटलिन पे जा रहे हो जनाब, तो इतना समझ लो कि कॉटलिन आपकी सिर्फ एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए है। अगर आपको सिर्फ एंड्रॉयड ऐप बनाना है तब आप, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप कॉटलिन की तरफ जाएं। पर अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे जॉब भी चाहिए, प्लस आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग चीज़ें सीखनी है, तब आप जावा पे जाइए, क्योंकि जावा मल्टीपल चीज़ों के लिए है और कॉटलिन सिर्फ ऐप बनाने के लिए है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जावा से ये सारी चीज़ें गिनी चुनी जो मैंने यहाँ पे लिख रखी ये भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो भी आप कर सकते हो। प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी हो जाएगा, बैकएंड भी आप वेबसाइट का रन कर सकते हो, जीयूआई भी बना सकते हो, और भी बहुत से तरीके के सॉफ्टवेयर जावा से बन जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इतना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब बात करेंगे विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेक एप्स। हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए ऐप बनाने के लिए। अब भाई मैंने जावा सीख ली है एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए, या फिर एक दूसरा बंदा कहेगा मैंने स्विफ्ट सीख ली है iOS ऐप बनाने के लिए, पर कहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे मुझे कोड करना है। तो देखिए एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए गूगल ने आपको एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर दिया है, जिसको आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा चलाना, डिज़ाइन करना। उसमें आपको जावा का कोड रन करना है या कॉटलिन का कोड रन करना है, और आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर बहुत ही आसानी से ऐप बना सकते हैं। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही आसानी से प्रोफेशनल ऐप इसी पे बनाए जाते हैं। ये एक पूरी किट होती है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होता है, जिस पर डेवलपर्स हम लोग के जैसे यहाँ पे ऐप बनाते हैं। तो ये ट्रस्टेड है गूगल की तरफ से, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की लिंक आप बहुत ही आसानी से गूगल पे सिर्फ इतना लिखो एंड्रॉयड स्टूडियो, आपका फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उसी से आपको डाउनलोड कर लेना है। और अभी मैं कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा कि कितना कितना चाहिए इसको रन करने के लिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए इधर आता हूँ कि मुझे iOS का ऐप बनाना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपको यहाँ पे iOS ऐप के लिए ये Xcode नाम का सॉफ्टवेयर होता है, जिसपे आपका iOS ऐप बनाए जाते हैं। ये Xcode मैंने अभी तक तो यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने कभी भी iOS ऐप की तरफ हाथ पैर नहीं मारे। पर मैं आपको बताऊं, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया हुआ है एक दो बार, और एंड्रॉयड स्टूडियो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन करने की भी इस पर काफ़ी प्रैक्टिस की है, और अभी भी मैं वेब डेवलपमेंट पर बेसिकली ज़्यादा काम करता हूँ, पर मुझे एंड्रॉयड की भी काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि Xcode में मैंने तो यूज़ नहीं किया, पर मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ रखा है। Xcode बेटर है, और आप यहाँ पे iOS के लिए ऐप बना सकते हो, अगर आपको स्विफ्ट आती है फिर ऑब्जेक्टिव सी आती है। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको मैंने सॉफ्टवेयर भी बता दिया कहाँ पे ऐप बनाने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे जनाब चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ऐप। अगर आपका कोई एक ऐप है, मान लीजिए ये एक ऐप है, तो इसके कितने पार्ट होते हैं। अब आप कहोगे क्या मतलब, क्या क्वेश्चन कर रहे हो, ऐप के कितने पार्ट होते हैं, जो दिखता है वही होता है, ऐसा नहीं है। ऐप के बेसिकली आपके दो पार्ट होते हैं, एक जो आपके सामने होता है फ्रंट एंड का, और एक आपके जो बैक एंड में रन हो रहा होता है, जो आपको दिखता नहीं है पर होता है, ठीक है। इसी तरीके वेबसाइट में भी होता है। आप जब भी कोई ऐप ओपन करते हो तो आपको बेसिकली उसमें यूज़ करने के लिए एक इंटरफेस दिया जाता है। इंटरफेस कैसा, जहाँ पर आप कुछ क्लिक करते हो, कोई मेन्यू ओपन करते हो, कोई इमेज शो होती है, कोई यहाँ पर टूल बार शो होता है, कोई एनालिटिक्स बार शो होता है, कहीं पे कुछ भी आप करते हो जहाँ पर आप इंटरेक्ट करते हो, जहाँ पर यूज़र उस चीज़ से इंटरेक्ट करता है, उसे कहते हैं इंटरफेस। ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है जो आपके सामने होता है।
इसको कैसे बनाया जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। इसके दो तरीके होते हैं। पहला कि आप अपने माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स को बना सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे बटन लगानी, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे बटन आ जाएगी, फिर उसको अपने हिसाब से डिजाइन करके अच्छे से अच्छा बना लूँगा। कोई फोटो लगानी, कुछ लगा दूंगा, कोई भी चीज़ लगानी, तो उसको माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट करके आप अच्छे से कर सकते हो। या फिर आपको XML आती हो, XML का आप यूज़ कर सकते हो। इसको शायद एक्सटेंशनल मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और जिस तरीके आपकी HTML होती है, सेम XML होती है। HTML आपकी वेबसाइट का इंटरफेस डिजाइन करती है, वेबसाइट कैसी दिखेगी ये सब डिजाइन करती है, और XML आपका ऐप का इंटरफेस डिजाइन करती है। अगर आपको XML आती है तो आप डायरेक्ट XML का कोड लिख के इसका इंटरफेस डिजाइन कर सकते हो, और अगर XML नहीं आती जनाब तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप माउस की सहायता से करके बना सकते हो। तो दोनों आपको ऑप्शन यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में मिल जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एक पार्ट होता है इंटरफेस। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट होता है आपका बैकएंड। बैकएंड क्या होता है, जहाँ पर आपका कोड लिखा होता है। मान लीजिए आपने जावा में किसी ऐप को बनाया है, तो बैकएंड में जावा का सोर्स कोड होता है, जो आपको तो नहीं दिखेगा, यूजर कभी देख नहीं सकता सोर्स कोड को। अगर डेवलपर है उसको खोल के देखना चाहे तो वो हो सकता है, पर मैं एक नॉर्मल यूजर की तरीके बात करूँ तो उसको कोड नहीं दिखता है, सिर्फ इंटरफेस दिखता है जिसको वो यूज करता है। पर बैकएंड में आपका सोर्स कोड होता है जो एक तरीके से आपके ऐप का माइंड का काम करता है, और आपका ऐप के सारे फंक्शन, सारे यहाँ पे जितने भी लॉजिक हैं वो वही डिसाइड करता है। कोडिंग द्वारा जितने भी आप प्रोग्राम बनाते हो कि कब क्या चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए, वो बैकएंड ही संभालता है। तो ऐप के दो पार्ट होते हैं। एक तरफ आपको कोडिंग करनी होगी, जावा की कोड करके उसको वहाँ पे एल्गोरिथम्स बताने होंगे कि कब क्या चीज़ होनी चाहिए, कब क्या फंक्शन होना चाहिए। आप जो भी फीचर्स देना चाहते हो वो कोड में देना होगा। पर जो इंटरेक्ट जहाँ पे यूज़र करता है, जो इंटरफेस डिजाइन होता है, उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर XML की सहायता से बनाना होता है। तो ये आप समझ गए हो कि ऐप के दो पार्ट्स होते हैं, एक बैकएंड का, एक इंटरफेस का। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग कोडिंग कहाँ से सीख सकते हैं। Where I learn coding। ओके, तो यहाँ पे देखिए मजाक से हटके बात करते हैं कि दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपके पास वेबसाइट है या तो यूट्यूब है, ठीक है। आज के ज़माने में कोई भी बुक से नहीं पढ़ता या फिर कोई ब्लॉग से नहीं पढ़ता है। हाँ, छोटा मोटा कोड देखना है तो हम लोग ब्लॉग खोल लेते हैं किसी भी वेबसाइट का, पर बेसिकली हम लोगों को चाहिए होते हैं कोर्सेस। एक डिज़ाइन, एक स्ट्रक्चर में कोर्सेज चाहिए होते हैं। तो वो कोर्सेज कहाँ मिलेंगे, या तो कोई वेबसाइट हो, जैसा कि अभी मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ, वहाँ पर मिलेंगे, या फिर यूट्यूब चैनल्स पर मिलेंगे, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर वाइज कोर्स मिल जाएंगे, डिजाइन कोर्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री में प्रोफेशनल कोर्सेज मिलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे वेबसाइट वाले पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो लर्न देख रहे हो, ये एक वेबसाइट है जो मेरी पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मुझे इन्होंने पैसा नहीं दिया है, मैंने बचपन से इसका यूज़ किया हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है कि लर्न पे आपको बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहें, ठीक है। बस आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बेसिक ये लोग थोड़ा उतना अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, मैं कहूँगा जितना हम यूट्यूबर समझा लेंगे। पर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर वाइज कोर्स मिल जाएंगे, डिजाइन कोर्स बढ़िया मिल जाएंगे, और बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपये ये आपसे नहीं चार्ज करते हैं। पर अगर आपको इनकी तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए, मान्यता चाहिए, तब आपको सर्टिफिकेट का पैसा देना होता है, बाकी कुछ नहीं। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर ये कंपनी देखे इस वीडियो को तो हो सकता है मुझे कुछ दे दे, पर वो देगी नहीं, मजाक कर रहा हूँ। दूसरी वेबसाइट है ग्रेट लर्निंग। ओके, अब मैं अगर बताऊं कि लर्न के बाद में कोई मेरी दूसरी फेवरेट वेबसाइट है तो वो है ग्रेट लर्निंग। सेम लर्न के तरीके होता है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश एंड हिंदी कोर्सेज मिल जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और मल्टीपल स्किल्स के, आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सब कुछ सीख सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ कि किस तरीके आपको कोर्सेज लेने हैं, इनरोल करना है, और कोई पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट का पैसा भी यहाँ लगता है। और शायद मुझे सुनने मिला था कि यहाँ पर फ्री में भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, पर अभी मुझे कंफर्म नहीं है सर्टिफिकेट का, हो सकता है पैसा लेते हो। बाकी कोर्सेज तो बिल्कुल फ्री है, मेरी खुद की मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये दो वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे की ये जो दो वेबसाइट बता रहा हूँ ये पेड है, ठीक है, इन्होंने भी कोई पैसा नहीं दिया है। और मुझे वैसे तो अपनी वीडियो के अंदर इन वेबसाइट्स का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई पैसा मिल नहीं रहा, फालतू प्रमोशन क्यों करूँ। पर मैं सिर्फ आपके लिए, आपको मैं एक अच्छी चीज़ बताना चाहता था, इसलिए मैं इन वेबसाइट को मेंशन कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं फ़ायदा है, मैंने सीख लिया है, मैं आपको भी सिखा सकता था, पर मैं आपको एक यहाँ पर सोर्स बता रहा हूँ, वो परेशान हो, क्योंकि ये डिटेल
डिटेल रोड मैप है, इसको देखने के बाद कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपको कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँ। तो ये Udacity जो करके यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लस ये जो Udemy है ये तो सबसे बढ़िया है, मतलब इन सबसे मैं नहीं कहूँगा पर सबसे बढ़िया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेड कोर्सेज हैं। लमसम 500 से 1000 के बीच में आप इनका कोर्स खरीद सकते हो और सब तरीके के कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप पेड में जाना चाहते हो तो इन दोनों में जा सकते हो, और फ्री में जाना चाहते हो तो ऊपर के दो में जा सकते हो। मैंने आपको रिसोर्सेज भी बता दिए हैं जहाँ से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं यूट्यूब के पास कि यूट्यूब में कौन कौन से चैनल है यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। नंबर 1 पे मैं आऊँगा, मेरे खुद के फेवरेट हैं कोड विथ हैरी सर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग कोर्सेज मिल जाएंगे। पर मैं जनरली एक बात कहूँगा, हो सकता है सर थोड़ा सा मुझसे बुरा मान जाए, काफ़ी फास्ट समझाते हैं। मतलब आप पहले तो लगेगा कि हाँ यार समझ में आ रहा समझ में, पर बहुत सी चीज़ें ऐसे बीच में जो आपको लगेगा ये आगे जा रही मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, वैसे करते हैं। ये मैं करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा और ये हो गया। अब आप खुद नहीं, अगर मान लीजिए किसी को पहले से कुछ मालूम है थोड़ा बहुत तो वो समझ जाएगा, क्योंकि इतना वो अच्छे से समझाते हैं। पर अगर बिल्कुल कोई मतलब जीरो से है, किसी को कभी प्रोग्रामिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो वो यहाँ पर जाएगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा काफ़ी स्पीड में चीज़ें हो रही हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ, ये कुछ और यूट्यूबर्स के मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपके लिए सिर्फ ये सब चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। मुझे इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने कुछ और यहाँ पे इनसे कोई पैसे वैसे हमको मिलने नहीं है, पर आपको अच्छी चीज़ें मिल जाए इसलिए यहाँ पे मेंशन किया। आप इनको चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोर्सेज कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पर तो लगभग सारे मिल जाएंगे कोड विथ हैरी पे, पर यहाँ पर भी आपको अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लस मैंने यहाँ पे अपना चैनल क्यों मेंशन किया है डूम कोडिंग पे, मैं आपको सिर्फ एक लाइन में या 2 लाइन में अपने चैनल के बारे में डिटेल दे दूँ। अगर आप जीरो पे हैं, कुछ भी आपको नहीं आता है और आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो आपके लाइफ में जो जो चीज़ें आप सीखेंगे या सीखने वाले होंगे वो मुझे सारी मालूम है, क्योंकि मैं एज अ प्रोग्रामर 5 साल से काम कर रहा हूं और मैं वो हर टॉपिक पे अपने चैनल पर वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो, कोडिंग के कोर्स हो, HTML कोर्स हो, C लैंग्वेज कोर्स हो, मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें अपने चैनल पर ले आया हूँ। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट वगैरह। कुछ चीज़ें और बची हैं जैसे कोर्सेज हैं लंबे लंबे, वो अभी सारे नहीं आए हैं। HTML का कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद C और CSS का कोर्स मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ उस मंथ के लास्ट में, और वहाँ पर सब चीज़ें कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आप ये मान के चलो कि आप एज अ प्रोग्रामर लाइफ अगर जी रहे हो तो आपको जो जो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जो जो चीज़ें होंगी वो सब इस चैनल पे मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें अवेलेबल है, कुछ इन फ्यूचर में आने वाली हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में हर चीज़ों का रोड मैप बना रखा हो, अपने चैनल पर मैं लाऊंगा। तो आप इसको अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरी मेहनत को लग रहा हो कि हाँ यार मैं डिटेल में हर चीज़ को समझाता हूँ, आपके लिए प्रोफेशनल चीज़ें लाता हूँ, तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा। यहाँ पे टाइम आपका थोड़ा सा वेस्ट कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर चीज़ें समझानी भी पड़ती हैं। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि मेरे कंप्यूटर कितना अच्छा हो जो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर Xcode जैसे सॉफ्टवेयर को रन कर सकूँ। तो अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में 4 GB रैम है, ठीक है, तो मैं सीधा आंसर दूंगा आपको थोड़ी मेहनत लग सकती है यहाँ पे ऐप बनाने में, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं थोड़ा लोड लेते हैं। आपके सॉफ्टवेयर जो थोड़ा सा लैग कर सकता है 4 GB रैम में, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। पर अगर आपकी 8 GB रैम है तो बढ़िया स्मूथली चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कदार कोई आ गई वैसे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपका लाइफ टाइम बढ़िया से चलेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो पर बहुत ही आराम से आप ऐप बना सकते हो। पर अगर आप 16 पे हो, ठीक है, 16 GB रैम है, तब तो मक्खन स्मूथली, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है SSD रिकमेंडेशन। अब आप बहुत से जब कोई नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जा रहा होता है तो वो ये नहीं देखता कि मुझे हार्ड डिस्क पे लेना चाहिए या फिर SSD पे लेना चाहिए। SSD आपकी एक ड्राइव होती है जो कि डायरेक्ट आपकी मदरबोर्ड से काम करती है, पर जबकि हार्ड डिस्क जो ड्राइव होती है उसके अंदर एक तरीके की मोटर लगी होती है, वो डिस्क घूम रही होती है। तो डिस्क की घूमने की एक न्यूनतम स्पीड है, उससे ज़्यादा वो नहीं घूम सकती है, इसीलिए हार्ड डिस्क जो होती है वो आपके कंप्यूटर को थोड़ा स्लो करती है। पर जब SSD लगा दोगे तो कंप्यूटर मच फास्टर हो जाएगा। जो प्रोग्रेस 1 मिनट में हो रही होगी वो आपके 20 सेकंड या 30 सेकंड में हो जाएगी। तो ये मैंने खुद से अनुभव किया है। मेरे जो लैपटॉप एंड कंप्यूटर है वहाँ पे SSD लगी हुई है। SSD में आप 512 या उससे कम की भी यूज़ कर सकते हो। आपका लैपटॉप काफ़ी अच्छे से बूट होगा, काफ़ी अच्छे से स्पीड यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप नया लेने जा रहे हो तो आपको SSD का ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, मैक, विंडोज़, लिनक्स, कोई सा भी हो, आपको लगभग सारे में ये चीज़ें सपोर्टिव मिलेंगी जो मैंने बताया है। एंड्रॉयड फ़ोन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, अब एंड्रॉयड
एंड्रॉयड फ़ोन आज के समय में वैसे सबके पास होता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आपको इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? जब आप कोई ऐप बनाते हो तो उसकी टेस्टिंग की जाती है कि ऐप कैसा रन कर रहा है, ऐप का इंटरफेस कैसा है। तो उसके लिए वैसे तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में एक वर्चुअल मोबाइल मिल जाता है। वर्चुअल मोबाइल के मीन्स क्या होता है कि कोई मोबाइल है, उसकी स्क्रीन आएगी, उसके अंदर उस ऐप को आप डालकर चला सकते हो। पर उसके लिए जो होता है कि आपकी रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी 4 GB रैम है और अगर आप वर्चुअल मोबाइल यूज़ कर रहे हो तब तो आपका लैपटॉप की धज्जियाँ उड़ेंगी, कुछ और नहीं कह सकता हूँ मैं। पर अगर 8/16 है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आपके पास एक खुद का मोबाइल है तो आप डाटा केबल की सहायता से उस लैपटॉप को कनेक्ट कर लो और वर्चुअल मोबाइल यूज़ मत करो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो एंड चेक करो कि आपकी एप्लीकेशन कैसी बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप फिर यहाँ पे 4 GB रैम है तब भी आप काम कर सकते हो, आपको वर्चुअल मोबाइल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे जनाब आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप अगर जावा सीख गए हो और एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख गए हो और अगर आपने प्रोजेक्ट्स डिजाइन नहीं किए तो आप कुछ दिन बाद सब चीज़ें भूलने लगोगे और धीरे धीरे आपकी सब चीज़ें दिमाग से उतर जाएंगी। तो जब भी कोई चीज़ सीखो तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करो, उससे चीज़ें बनाओ। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? प्रोजेक्ट्स बनाने के 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी लर्निंग बनी रहेगी, दूसरा आप इसको अपने एक रिज्यूमे एक कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो, जिसको आप कभी भी कहीं पे भी जॉब लेने जाओगे अगर आपने उसको दिखाया तो सामने जो एचआर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि इसने इतने सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। तो ये एक स्किल प्रूफ है या आपका एक तरीके से सर्टिफिकेट है। आपका खुद का जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो आपके खुद के सर्टिफिकेट होते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया हुआ है, मुझको ये चीज़ आती है। आजकल की डिग्री की कोई मान्यता जनाब रह नहीं गई है, सिर्फ स्किल की मान्यता है और स्किल का प्रूफ कोई डिग्री नहीं दे सकती है। स्किल का प्रूफ आपका काम दे सकता है जो आपने खुद कर रखा हो। ठीक है, तो ये सारा काम अगर आपने कर रखा है, सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको बनाने को मिल सकती हैं। आप क्लोन बना सकते हो किसी भी ऐप का, अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का। ठीक है, ऐसे कोई भी ऐप इंटरफेस बना सकते हो और उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। दूसरा, आप स्टेप काउंटर ऐप बना सकते हो कि जब कोई चलते हैं लोग या साइकिल चलाते हैं तो कितने स्टेप आगे बढ़ें, उसका आप यहाँ पे काम कर सकते हो। कोई जो एप्लीकेशन बना सकते हो, ये तो काफ़ी सरल भी होती है। ठीक है, तो उसको बना सकते हो। कॉलेज सिलेक्टर ऐप बना सकते हो, बहुत यूनिक आइडिया है कि आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में कौन से बेस्ट कॉलेज है, उनका प्लेसमेंट रेशियो कितना है, डिटेल्ड में आप कोई ऐप बना सकते हो और उसमें उनको कॉन्टैक्ट भी दे सकते हो कि उस वहाँ पर कॉलेज से बात कर सकें। ठीक है, सबसे बढ़िया तो मुझको ये लगता है 5वें नंबर वाला टूर रिकमेंडेशन ऐप। ऐसे बहुत से कम आपको ऐप देखने को मिलते हैं जो आपको टूर के रिकमेंडेशन देते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि आप मान लीजिए जिस भी स्टेट में रहते हो, झारखंड में रहते हो, बिहार में रहते हो, यूपी में रहते हो, वहाँ के जिस भी राज्य में रहते हो वहाँ पे आसपास कौन सी घूमने लायक जगह है, टूर के लिए कौन सी अच्छी जगह है और वो वहाँ पे आज कितना क्राउड है, कितना क्या है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो अपने ऐप के अंदर और रिकमेंडेशन दे सकते हो। वहाँ पे आपको आपके यहाँ पे मैप की एपीआई को भी कॉल करना सीखना पड़ेगा कि मैप की एपीआई कैसे कॉल की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानकारी मिलेंगी तो और आप इनहेंस होते चले जाओगे, आपकी स्किल्स और अच्छी इंप्रूव होंगी। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आपको अर्निंग। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यार अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है और अगर मैं उससे कुछ कमा ही नहीं पा रहा हूँ तो सीखना बेकार हो जाता है। तो अर्निंग में क्या क्या यहाँ पे साधन है। तो सबसे पहले अगर आपने ऐप बनाना सीख लिया है, अगर आपके पास कोई एक धमाकेदार आइडिया है, लाइक जोमेटो का, स्विगी का जैसे कोई आइडिया था किसी ने बनाया है, ठीक है, ओयो किसी ने बनाया ही है, तो ऐसा कोई भी आइडिया तो आप अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो ऐप बनाकर। ठीक है, अब बहुत लंबा मत सोचना, पहले छोटे से शुरुआत करना। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पर जोमेटो है, ओयो है, इतने सारे स्टार्टअप निकल के आए हैं, ऐसे आप कोई स्टार्टअप बना सकते हो। दूसरा पॉइंट है फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग में आप घर बैठकर किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का कोई काम करके दे सकते हो, कोई ऐप नया बना के दे सकते हो या फिर कोई पुराना ऐप है उसमें कोई बग आ चुका है, कोई भी दिक्कत आ चुकी है, उसको सुधार के दे सकते हो। उसमें आपको पैसे देगा और आप घर बैठकर काम कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग मुझको सबसे अच्छी लगती है, मैंने भी काफ़ी समय तक इसको किया हुआ है। अगर आपको फ्रीलांसिंग में डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है और इसके बाद मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, उसमें मैं फ्रीलांसिंग का पूरा रोड मैप दूंगा कि एज अ
फ्रीलांसर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो कंप्लीट रोड मैप होगा फ्रीलांसिंग का। ओके, अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ जॉब के लिए। तो जॉब कहाँ से मिलेगी, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रीलांसिंग के लिए कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ जहाँ से आप अपना अकाउंट बनाकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के लिए सबसे बढ़िया होता है फ्रीलांसर, फिर होता है फाइवर और अपवर्क। यहाँ पर आप तीनों को चेकआउट कर लो, आपको इन तीनों में से टॉप 3 हैं ये। टॉप 3 में आपको जो भी अच्छी लगे आपके हिसाब से हो, आप जिस पे कंफर्टेबल हो वहाँ पर आप काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। पर फ्रीलांसिंग का अगर एक लाइन में बात करूँ कि शुरुआत में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। आपको फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ये एक डिटेल टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से सीखते नहीं हो तो आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो फ्रीलांसिंग में समय लगता है, तब आप पैसा कमा पाओगे, और फिर कमाओगे तो कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना मानो जितना काम कर सकते हो उतना करो। और अगर फ्रीलांसिंग पहले से कुछ भी आता है तो इतना मेरा पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग जब भी स्टार्ट करो तो पैसे कम लो शुरुआत में, जिससे आपकी मार्केट की पकड़ बनेगी, और बाद में धीरे धीरे अपना प्राइस बढ़ाओ। ओके, अब यहाँ पे आते हैं जॉब पे। तो जॉब में कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे कहाँ जॉब मिलेगी। आपका गिटहब होता है, गिटहब नहीं जानते हो तो यहाँ पर एक तरीके से आपका ऑनलाइन, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो वैसे ही प्रोग्रामर्स के लिए गिटहब होता है। यहाँ पर अपना काम मेंशन किया जाता है, अपने प्रोजेक्ट मेंशन किए जाते हैं। तो गिटहब में भी काफ़ी सारी जॉब्स कभी कभी मिल जाती हैं, तो आप ढूंढते रहिए। सबसे ज़्यादा अगर कहीं बात करें तो आपको लिंक्डइन पे, ठीक है, लिंक्डइन पे आपको जॉब्स निकलती हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको जॉब मिल जाएंगी। प्लस बहुत सारी एजेंसी होती हैं, अब आपको एजेंसी पता करनी पड़ेंगी, गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करो, उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ कि एजेंसी कैसे, मतलब मान लीजिए मेरे पास 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो मैंने एक एजेंसी खोल ली ऐप डेवलपर्स की। आपको ऐप बनवाना है, इतना रुपये दो, मैं आपको ऐप बना कर दूंगा। तो मेरे पास 10 डेवलपर्स हैं, जिसमें से मैंने 2 को मैनेजर बना दिया, बाकी 8 लोग काम कर रहे हैं डिजाइन को। 8 में से कोई 4 लोग डिजाइन कर रहे हैं, 4 लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। पर अगर आपको सीखना कि यार ऐप बनाने में पैसे कितने लगते हैं, मान लीजिए मैं किसी डेवलपर से बनवा रहा हूँ तो कितने पैसे लगेंगे, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पर मैंने डिटेल बताया कि ऐप बनवाने में कितने पैसे लगते हैं, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए ऐप बनवाते समय। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे सैलरी। ठीक है, अब मैं सैलरी किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप एज अ ऐप डेवलपर किसी प्लेसमेंट में बैठते हो, आपको जॉब मिल जाती है किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब कंपनियों में, ठीक है, तब आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। मैं एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ छोटी मोटी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो आपका एंड्रॉयड डेवलपर होता है नेटिव ऐप का, उसमें आपका 4 लाख से लेकर 16 लाख तक का आपका जा सकता है। अभी मैंने अनुमानित चीज़ें बताया हुआ है एज अ रिसर्च, मैंने खुद कभी एमएनसी कंपनी में काम नहीं किया है, पर जिस हिसाब से जाता है रेशियो वो मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ, उस हिसाब से 4 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में एलपीए का मतलब होता है लाख पर एनम, प्रति साल इतना लाख कमाओगे। तो ठीक है, 4 लाख प्रति साल से लेकर 16 लाख प्रति साल तक कमा सकते हो। ठीक है, iOS डेवलपर की थोड़ी ज़्यादा हो सकती, थोड़ी कम भी हो सकती, 5 लाख से लेकर 13 लाख तक जाती है। ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्ट नहीं कभी पता चल सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है, आप काम कितना कर चुके हो, आपके एक्सपीरियंस आपके प्रेजेंट टाइम पे कितना आप कर सकते हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म वालों के लिए मैं आपको एक अगर थोड़ा अंदाजा दूं तो 3 लाख से 7.5 लाख के बीच में भी जा सकता है, या फिर उससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें अनुमानित हैं, सैलरी कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। पर अगर आप हर साल पढ़ते होगे न्यूज़पेपर कि फलाने की इतनी जॉब लगी, उसकी इतनी जॉब लगी, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना पैसा ये लोग कमाते हैं। पर आपके बताया मैंने कि स्किल, एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे मायने रखते हैं। तो ये था कंप्लीट रोड मैप, जहाँ पर मैंने डिटेल में एक एक चीज़ें कवर करते चला हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी बनी है, पर मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ मिस नहीं की है, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दे दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके आप मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। प्लस जो मैं कोर्सेज बनाऊंगा उसको भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये रोड मैप को आप पूरा PDF में एक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था जनाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।